कर लिया था 2023 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ठीक है। इसमें बोला है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, रेशियो कितना दे रखा बच्चों 3:2, ठीक है। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इन्होंने बोला एक नया पार्टनर सी को एडमिट कर लिया, उन्होंने एडमिशन वाले चैप्टर का है पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देखो सी क्या क्या ला रहा है अपने साथ, लिख रहा है कि जो नया पार्टनर सी है उसने 25,000 रुपये किस चीज़ के दिए हैं, कैपिटल के दिए हैं, और 10,000 रुपये गुडविल के दिए हैं बच्चों, ठीक है। और प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा 1/5 लेगा। फिर देखो एसेट्स वगैरह की कंडीशन ये दे रखी है। बिल्डिंग कितनी हो गई 25,000 की। पहले बिल्डिंग बच्चों कितने की थी 18,000 की, पहले 18,000 की थी। अब बिल्डिंग की वैल्यू बोल रहे हैं कितनी हो गई है 25,000 रुपये हो गई है। तो फ़ायदा हो गया ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, इधर लिखना बाय बिल्डिंग। 25,000 में से 18,000 घटा दो, कितने का फ़ायदा हो गया बच्चों 7,000। उसके बाद दूसरी चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है। बिल्डिंग तो हो गया, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, उसकी वैल्यू बोल रखी है 12,000 रुपये हो गई है। पहले कितनी थी, प्लांट एंड मशीनरी पहले थी तुम्हारे पास 15,000 की, अब उसकी वैल्यू बोल रही है 12,000 रुपये हो गया है। तो इसका मतलब ये तो कम हो गया है, नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी पहले 15,000 की थी, अब 12,000 की रह गई थी। कितने का नुकसान हुआ 3,000 रुपये का, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद वो रखा भाई स्टॉक 12,000 की। पहले देखते हैं बैलेंस शीट में स्टॉक पहले कितने का था। स्टॉक बैलेंस शीट में पहले भी 12,000 का था, अब नीचे एडजस्टमेंट में भी स्टॉक 12,000 का दे रखा है। तो स्टॉक में ना कोई फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो स्टॉक नहीं लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही लिखते हैं जिसमें या तो फ़ायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो। तो स्टॉक यहाँ पे भी 12,000 है बैलेंस शीट में, और नीचे एडजस्टमेंट में भी 12,000 है। तो इसको रहने दो, इसको मत लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। इसमें तो कुछ फ़ायदा नुकसान हुआ नहीं। उसके बाद डेप्टर की बात करते हैं। भाई डेप्टर कितना हो गया यहाँ पे 9,500। पहले कितनी थी डेप्टर्स यहाँ पे, देखो बैलेंस शीट में पहले 10,000 थी, अब नीचे पे भी डेप्टर बोल रखा है 9,500 हो गया। डेप्टर में भी घाटा हो गया ना हमारा, किस वजह से हुआ, वो बोल रहे डाउटफुल डेट की वजह से हुआ। किधर आएगा, डेप्टर भी इधर आ जाएगा, ठीक है। हमारा 10,000 की डेटर थे बैलेंस शीट में, अब नीचे कितना बोल रखा है 9,500। तो कितने का घाटा हुआ 500 रुपये का डेटर में घाटा हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आकर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नोन डैट देयर इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ गुड्स रिसीव 1,500 रुपये विच इज़ नॉट रिटर्न इन द बुक्स। मतलब उन्होंने एक गुड्स खरीदा था 1,500 रुपये का, उसका रिकॉर्ड उन्होंने नहीं करा है बुक में, ठीक है। अगर गुड्स खरीदोगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। गुड्स हमने खरीदा है तो बदले में क्या देने पड़ेंगे, इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, नुकसान है। नुकसान किधर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इधर की तरफ आ रहा है। तो लिख दो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितने रुपए देने हैं 1,500 रुपये। उन्होंने बोला भाई गुड्स खरीदा था 1,500 का, वो हमने अभी बुक में रिकॉर्ड नहीं करा उसका, तो रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि पैसे देने हैं ना, पैसे देने हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान की तरफ आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से कितने 1,500 रुपये, ये भी लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये हो गया। क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह सब बनाना, ठीक है। बस यही था। टोटल कर दो, यहाँ का टोटल 7,000 है, यही 7,000 यहाँ लिख देना। इस 7,000 में से ये सब प्लस करके ना, ये और ये इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना बचेगा 2,000 रुपये का प्रॉफिट बचेगा। इस 2,000 रुपये को रेशियो क्या दे रखा है 3:2। 3:2 में ए और बी आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। 3/5 2/5, तो कितना कितना बटेगा 1,200 रुपये 800 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी में कैपिटल लिखते हैं। देखो ए की कैपिटल कितनी है 20,000 और बी की कैपिटल कितनी है 25,000। तो ये लिख दो, ए की कैपिटल में लिख दो 20,000 और बी की कैपिटल में लिख दो 25,000। फिर क्या लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। नया पार्टनर सी आ रहा है ना, उसने कितने रुपये कैपिटल के दिए हैं 25,000 रुपये कैपिटल के दिए हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, ठीक है, बाय कैश अकाउंट करके। तो बाय कैश अकाउंट करके कितना लिख दो, सी वाले में कितना दिया उसने कैपिटल के लिए, सी ने 25,000 रुपये। उसके बाद देखो यहाँ तो 25,000 रुपये तो उसने कैपिटल के दिए, ठीक है। और फिर लिखा है वो 10,000 रुपये गुडविल के लिए भी दे रहा है। कितने रुपये दे रहा है, गुडविल के कितने दे रहा है 10,000। अब गुडविल के पैसे तो पुराने बंदे आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं प्रीमियम लिख के। तो यहाँ पे क्या लिखना, बाय प्रीमियम अकाउंट। और 10,000 रुपये की गुडविल को अगर रेशियो में बांटोगे, इस वाले रेशियो में अगर बांटोगे ए और बी में, तो 10,000 रुपये को बांटोगे तो कितना बटेगा 6,000 और 4,000, ठीक है।
उसके बाद मैंने कहा था बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल लीजर वगैरह होता है तो वो भी बढ़ जाता है, तो बैलेंस शीट में जनरल लीजर वगैरह तो दे ही नहीं रखा, छोड़ो रहने दो। उसके बाद रिवैल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख दो। रिवैल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों, अभी हमने बांटा था, ये देखो 1200 रुपये 800 रुपये, ये भी लिखना होता है यहाँ पे बाय रिवैल्यूशन अकाउंट, 1200 रुपये 800 रुपये, ये लिख दिया हमने। टोटल कर दो बच्चों, यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल हो गया। यहाँ का टोटल हो गया 27,200, इसका टोटल हो गया 29,800, इसका टोटल हो गया 25,000, यही टोटल यहाँ लिख दो। 27,200, 29,800 और 25,000, यही टोटल ऊपर लिख दो। टू बैलेंस CD 27,200, 29,800 और 25,000। उसके बाद बनाना है बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चों लाइन वाइज से चलना है। सबसे पहले लिखा है इन्होंने बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है 18,000 रुपये, तो हम भी लिखेंगे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी लिखेंगे, देखो 18,000 की बिल्डिंग तो यहाँ दे रखी है और हमने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया था, तो बिल्डिंग इधर की तरफ है ना, तो 7,000 रुपये का फ़ायदा हो गया था। तो इसका मतलब 18,000 की बिल्डिंग पहले ही दे रखी है बैलेंस शीट में और 7,000 रुपये का फ़ायदा हो गया था, तो बिल्डिंग अब हमारी टोटल कितनी हो गई 25,000 रुपये। 18 में 7,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी चेक करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में पहले कितनी दे रखी है 15,000, तो तुम भी लिखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में पहले से 15,000। अब चलो रिवैल्यूशन अकाउंट, भाई रिवैल्यूशन अकाउंट जो अभी हमने बनाया था प्लांट एंड मशीनरी इधर की तरफ है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान हुआ था 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का नुकसान क्या कर दोगे, इधर कीजिए माइनस कर दो यहाँ से। 15,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, इसमें से 3,000 का नुकसान हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे कितनी की बची हुई है 12,000 की। चलो फिर अगला क्या दे रखा है, स्टॉक कितने की है 12,000। तो देखो बच्चों स्टॉक 12,000 की पहले भी थी और नीचे बोला हुआ है कि स्टॉक अब भी 12,000 की ही है। स्टॉक बच्चों अब भी कितने की है, ये देखो स्टॉक अब भी कितने की है, कहाँ गया ये, स्टॉक अब भी कितने की है बच्चों 12,000 की। देखो स्टॉक कितने की है 12,000 की, तो स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो स्टॉक 12 का 12 ही लिखेंगे हम, ठीक है। स्टॉक 12 की है तो हम स्टॉक में कोई चेंज नहीं है तो स्टॉक 12 का 12 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है देखो डेटर्स। डेटर्स बच्चों कितना दे रखा है 10,000। डेटर्स बच्चों 10,000 दे रखा है, तो ऐसे करना डेटर्स पहले 10,000 लिखना, फिर यहाँ देखो रिवैल्यूशन अकाउंट में डेटर्स भी इधर की तरफ है ना, 500 रुपये का घाटा हो गया था डेटर में, तो 500 रुपये का घाटा हो गया था, घटा दो 10,000 में से 500 घटा दो, डेटर कितना बच गया अब 9,500। उसके बाद बच्चों लास्ट में क्या दे रखा है कैश। कैश कितना दे रखा है 5,000 रुपये। कैश का भी ऐसे करो, कैश पहले से 5,000 रुपये दे रखा है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो नया पार्टनर आता है जितना वो कैपिटल लाता है और जितना वो गुडविल लाता है वो दोनों ही कैश में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो 25,000 तो कैपिटल के दिए थे नए पार्टनर ने और 10,000 रुपये गुडविल के दिए थे, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी इस कैश में ऐड हो जाएगी। तो 25,000 रुपये उसने कैपिटल के दिए और 10,000 रुपये गुडविल के दिए थे, तीनों वैल्यू ऐड करके टोटल क्या सब कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में 40,000 रुपये हो गया। इधर की सारी चीज़ें लिख दी मैंने। अब इधर आ जाओ बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या है सन्ड्री क्रेडिटर, कितने रुपये दे रखे 15,000, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे देखें सन्ड्री क्रेडिटर कितने रुपये दे रखे हैं 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज तो था नहीं, जैसे 15,000 दे रखे वैसे हमें भी यहाँ 15,000 लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई घटने बढ़ने की बात उन्होंने नीचे बोली नहीं है, तो इसका मतलब ये 15,000 का 15,000 ही रहेगा। उसका लिखा है कैपिटल अकाउंट, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की वैल्यू तो वैसे ये वाली दे रखी है पर ये वाली नहीं आती है, नई बैलेंस शीट में नई कैपिटल की वैल्यू आती है। नई कैपिटल की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये देखो ये वाली वैल्यू ए की भी आएगी, बी की भी आएगी और सी की भी आएगी, ठीक है। ए की आएगी 27,200, बी की आ जाएगी 29,800 और सी की आ जाएगी बच्चों 25,000। फिर इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिख देना 82,000। उसके बाद रिवैल्यूशन अकाउंट में ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था 1,500 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नुकसान था इसलिए शो किया था, एक बार इसे लाइबिलिटी साइड में भी शो करेंगे बैलेंस शीट के, ठीक है, अलग से यहाँ पे शो कर देना। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना 1,500 ये रुपये हमें देने हैं ना, तो ये 2 बार शो होती है। एक बार रिवैल्यूशन अकाउंट में नुकसान हो गया था इसलिए शो करा, और बैलेंस शीट में इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी है, पैसे देने पड़ेंगे तो लाइबिलिटी साइड में इसको शो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल जितना इधर का होगा उतना ही इधर का होगा, टोटल कर देना 98,500 इधर भी हो रहा है, इन सब का टोटल 98,500 इधर भी हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में बोला है कि बी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 100 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड कर लिए, मतलब जब्त कर लिए। एक शेयर का रेट भी कितना है 100 रुपये का है, एक शेयर कितने का है 100 रुपये का। फिर क्वेश्चन में कहा है कि उसने जब्त इसलिए किए क्योंकि नॉन पेमेंट, उसने पैसे नहीं दिए थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपये नहीं दिए थे, ठीक है।
भाई 100 रुपये में से उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपये नहीं दिए, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर को क्या किया है, फोरफिटेड मतलब जब्त किया है। जब्त करने के बाद उसे दोबारा बेच दिया। दोबारा बेचने को क्या बोलते हैं, री इशू कर दिया उसे। किस बंदे को बेचा, सी को, ठीक है। अच्छा, एक शेयर 100 रुपये का था, लेकिन जब दोबारा री इशू करा तो 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से कर दिया। कितने रुपये के हिसाब से बेच दिया, 100 रुपये का शेयर कितने रुपये के हिसाब से री इशू कर दिया, 70 रुपये के हिसाब से। तो बोल रहे जनरल एंट्रीज बनाओ फोरफिटेड वाली। सिंपल है, फोरफिटेड वाली जनरल एंट्रीज सबको याद होगी, ठीक है। फोरफिटेड वाले चैप्टर में कैसे बनती है देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये दोनों तो लिखना ही होता है। उसके बाद उस कॉल का नाम लिखते हैं जिस कॉल के पैसे उसने नहीं दिए हैं। तो किस क्वेश्चन में बोला है कि कौन से पैसे उसने नहीं दिए, कौन से कॉल के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इनटू कैसे करोगे, देखो इनटू करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर लेना, 100 शेयर थे और 100 रुपीज़ के हिसाब से ही थे, तो 100 शेयर को 100 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे। यहाँ पे 100 शेयर की 100 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे तो कितने रुपए टोटल होते हैं, 10,000। फिर आ जाओ, देखो 100 शेयर हैं ना, और उसमें से उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपये के हिसाब से नहीं दिए हैं, नॉन पेमेंट। तो 100 शेयर की 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से अगर इंटू करें, 100 शेयर पे 50 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है, यानी कितने रुपये नहीं मिले हैं, 5,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। टोटल वैल्यू 10,000 थी, 10,000 में से 5,000 नहीं मिले, तो ये वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी, इतनी 5,000। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि इस शेयर को दोबारा से री इशू कर दिया है। री इशू वाली एंट्री याद होगी सबको, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री लिखने के बाद री इशू की अमाउंट कैसे भरेंगे, देखो 100 शेयर 100 के हिसाब से बिकने थे। 100 शेयर कितने के हिसाब से थे, 100 के हिसाब से। तो ये जो शेयर कैपिटल वाली वैल्यू है वो आप नीचे लिखोगे तुम। ये देखो शेयर कैपिटल यहाँ आ गए ना, 100 शेयर 100 के हिसाब से बिकने थे। कितने में बिकने थे, 10,000 में। पर क्वेश्चन में कहा है कि इस 10,000 रुपये की चीज़ को जब दोबारा री इशू करा कंपनी ने, 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दिया है। इसका मतलब है कंपनी के बैंक अकाउंट में जो 100 शेयर पे पैसे आएंगे वो 100 के हिसाब से नहीं आएंगे, कितने के हिसाब से आएंगे, 70 के हिसाब से आएंगे। तो 100 शेयर पे 70 के हिसाब से बेच दिया तो कितने रुपए मिले कंपनी को, 7,000 रुपये। कितने का नुकसान हो गया भाई, 10,000 रुपये की चीज़ को 7,000 रुपये में बेच दिया तो कंपनी वालों को नुकसान कितने का हो गया, 3,000 रुपये का। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 में से 7,000 घटा देना, तो 3,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी बनती है, याद कर लेना। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट की अमाउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ फोरफिटेड में कितनी अमाउंट है, 5,000, और री इशू वाले में फोरफिटेड में कितनी अमाउंट है, 3,000। तो इस वाले फोरफिटेड से इस वाले फोरफिटेड को माइनस कर दो, तो 5,000 के फोरफिटेड से 3,000 का फोरफिटेड माइनस कर दोगे तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2,000। ठीक है बच्चों, फोरफिटेड इस वाले फोरफिटेड से इस वाले फोरफिटेड की अमाउंट को क्या कर देते हैं, माइनस, और कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5,000 में से 3,000 माइनस करके 2,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला भी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिवेंचर रिडम्पशन। भाई डिवेंचर के 2 चैप्टर हैं, एक तो इशू ऑफ डिवेंचर, एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, 2023 के बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर तो है पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है सिलेबस में। आगे चलते हैं, फिर MCQ आ गया अब। अकाउंटिंग टू एज 3 रिवाइज्ड परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज ट्रीटेड एट, क्या होता है बच्चों, भाई फिक्स एसेट जो परचेज करते हैं, जो फिक्स एसेट जो परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ में लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने 3 एक्टिविटीज़ बताई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। मैंने बोला था कि शेयर डिवेंचर लोन तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिक्स एसेट की जब भी बात होगी खरीदने की, बेचने की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो वही पूछ रहे हैं वो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट किस में आएगा, क्या टिक करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। क्विक रेशियो,
डज नॉट इंक्लूड। भाई जब क्विक रेशियो करते हो, क्विक रेशियो निकालते हो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, तो हम लिक्विड रेशियो निकालने से पहले लिक्विड एसेट्स निकालते हैं। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देते हैं, है ना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं? स्टॉक। मतलब इसका मतलब स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते हम, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं वो, क्विक रेशियो में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता? तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता? स्टॉक, क्योंकि स्टॉक माइनस होता है भाई इसमें से, स्टॉक इंक्लूड नहीं होता इसमें। स्टॉक को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्रीज। तो क्या ऑप्शन होगा? इन्वेंट्रीज। पूछा था क्विक रेशियो में क्या इंक्लूड नहीं होता? भाई कैश वगैरह, कैश भी इसमें इंक्लूड है, बैंक बैलेंस भी इसमें इंक्लूड है, डेप्टर भी इसमें इंक्लूड है, पर स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता है, तो इन्वेंट्री पे टिक कर देना। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात है, ठीक है। तो पूछ रहे थे कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्विक रेशियो निकालते समय इंक्लूड नहीं करते? तो हम स्टॉक को इंक्लूड या इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स वाला आ गया। आप देखो यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द सब्सटीट्यूट ऑफ कैश अकाउंट। हाँ सही है, ये ट्रू है, ठीक है। कैश अकाउंट का सब्सटीट्यूट है। अगर कैश अकाउंट का सब्सटीट्यूट अगर बोलें, कैश अकाउंट ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब होता है बच्चों ऑप्शन। कैश अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन है किसका? कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट में भी कैश की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी पता चलता है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है। और कैश अकाउंट में भी यही पता चलता है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। तो यही पूछ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश अकाउंट का सब्सटीट्यूट है। हाँ तो सब्सटीट्यूट है, ट्रू है ये, ठीक है। आइडियल रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ कितना बताया था? 2:1, ट्रू है ये। और लिक्विड रेशियो का कितना बताया था? आइडियल 1:1, ठीक है, याद होना चाहिए। करंट रेशियो का कितना होता है? 2:1, और लिक्विड रेशियो का कितना होता है? 1:1, सही है। गिव एनी 2 यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 यूजेज बताने हैं कुछ। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख देना। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, बिजनेस की डेप्ट की कंडीशन बताता है कि बिजनेस के पास लोन चुकाने की एबिलिटी कितनी है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो ये सब ठीक है, ये इसके यूजेज में लिख देना। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ, क्या बनाना है हमें बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या हमें गिवन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे। देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है हमें। देखो ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है भाई, और क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है। मैंने बोला था ये कैश बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग वाले कैश बैलेंस का यूज़ सबसे बाद में करते हैं, जब हमारे तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है, आंसर चेक करने के लिए, ठीक है। तभी इन दोनों कैश बैलेंस को तो हम देखेंगे नहीं। उसके बाद बोला है डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स में उल्टा होता है, जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। उसके बाद बिल पेबल तो भाई लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटीज़ क्या बोल रहा है वो? इंक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटीज़ यदि इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, इंक्रीज होगी तो ये भी प्लस में आएगा। उसके बाद फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है बच्चों? अभी बताया मैंने पीछे, फिक्स एसेट के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है, तो ये वाला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। उसके बाद शेयर डिवेंचर लोन कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है? शेयर डिवेंचर लोन आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो ये लोन वाला पोर्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। नेट प्रॉफिट को सबसे टॉप पे लिखेंगे, सबसे टॉप पे लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों? 2000। तो आ जाओ कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे ऊपर लिख देना कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों कितने का हुआ? 2000 रुपये का। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि नेट प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ है, ये है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ है पूरे साल भर में? 2000 का। तो सबसे ऊपर लिख दिया मैंने नेट प्रॉफिट 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें हम लिख देंगे ऐड करना है हमें, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, लाइन से देखो। कैश, ये दोनों कैश तो अभी छोड़ दो। स्टॉक क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। स्टॉक हमारे क्या होते हैं बच्चों? एसेट्स।
एसेट्स जब कम होते हैं तो क्या होगा, प्लस, क्योंकि एसेट्स में उल्टा होता है ना, कम होने पे प्लस हो जाता है। इसका मतलब स्टॉक डिक्रीज हो रहे हैं तो ये प्लस होगा। कितने रुपए, 8,000 रुपये। तो यानी मैंने प्लस करना है इसमें, हमें क्या, डिक्रीज इन स्टॉक, कितने, 8,000, ये प्लस करना है। उसके बाद ये बोल रहा है बिल पेबल। पेबल मतलब देने हैं पैसे, ये तो लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ में तो सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो चेक करो क्या बोल रहा है वो, इंक्रीज बोल रहा है तो ये प्लस होगा। बिल पेबल इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला प्लस होगा। कितने रुपए, 12,000 रुपये। लिख दो इंक्रीज इन बिल पेबल 12,000 रुपये, ये भी प्लस होगा। ठीक है, प्लस में लिख दिया इसको भी। उसके बाद फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट तो अभी मैं लूँगा नहीं। कौन सी एक्टिविटीज़ में बताया, फिक्स एसेट्स आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो अभी नहीं लेना है इसको, तो अभी नहीं लेना। तो बस ऑपरेटिंग में बस यही दोनों थे, तो 12 और 8 20,000 और इसमें प्लस करने हैं। तो 2,000 पहले थे, 20,000 और प्लस कर लोगे तो आंसर कितना आ गया हमारा, 22,000। इसे लिख देना, ए पार्ट आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 22,000। ठीक है, पहला पार्ट निकल गया हमारा। अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने कहा फिक्स एसेट आती है, तो फिक्स एसेट तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये वाला। ठीक है, अब ये फिक्स एसेट हमारा क्या बोल रखा है, सेल करोगे तो प्लस में आएगा, और परचेज लिखा होता है माइनस में आएगा, क्योंकि सेल करोगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो प्लस में। यानी सेल ऑफ फिक्स एसेट कितने रुपए, 30,000 रुपये, तो ये प्लस का लिखोगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, सेल करोगे तो पैसा तो आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट 30,000 रुपये प्लस का। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बस फिक्स एसेट दे रखा है, तो यही आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर। 30,000 का 30,000 क्या लिखोगे, बी पार्ट लिख देना इसे, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 30,000, यहाँ भी लिख देना 30,000। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी आंसर आ गया। तीसरा एक्टिविटीज़ हमें कौन सा बनाना होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर डिवेंचर लोन आते हैं, शेयर डिवेंचर लोन, तो ये दे रखा लोन। ठीक है, लोन क्या बोल रहे हैं, रीपेमेंट मतलब पैसा दे रहे होंगे हम इस लोन का, हम पेमेंट कर रहे हैं, लोन का पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा तो गया, पैसा गया, इसका मतलब ये वाला हमारा आएगा माइनस का। ठीक है, कितने रुपए दे रहे हैं हम लोन के पैसे, 50,000 रुपये। रीपेमेंट मतलब पैसा दे रहे हैं हम, तो लिखूँ रीपेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, कितने रुपए दे रहे हो, पेमेंट कितने रुपए का लोन की कर रहे हो, 50,000 रुपये, तो ये माइनस का लिख देना, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, पैसा तो गया, तो ये 50,000 रुपये माइनस का आ जाएगा, बस, इसमें तो और कुछ है नहीं। सी पार्ट आ गया, नेट कैश यूज्ड लिख देना, क्योंकि ये माइनस का आया ना, इस वाले पार्ट का आंसर। तो यूज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 50,000 रुपये। ठीक है, यही 50,000 रुपये यहाँ पे लिख देना, हो गया। ये आ गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आंसर। अब हमें बच्चों तीनों पार्ट का आंसर निकालने के बाद ये कैश का यूज करना है, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये दे रखा ना, इन दोनों कैश का यूज करना है। कैसे करते हैं कैश का यूज, देखो पहले वाले पार्ट में 22,000 रुपये प्लस का आ रखा है, दूसरे वाले पार्ट में 30,000 रुपये प्लस का आ रखा है। तो 22,000 रुपये प्लस के हैं और 30,000 रुपये प्लस के हैं, तो टोटल प्लस के कितने हो गए दोनों पार्ट को मिला के, 52,000। ये दोनों मिला के हो गए तुम्हारे 52,000, और 52,000 प्लस का है, और इस वाले पार्ट में 50,000 माइनस का है। तो ये 52,000 में से 50,000 क्या कर दो माइनस, तो कितने बचेंगे तुम्हारे, 2,000 रुपये बच जाएंगे प्लस के। ठीक है, समझ में आएगा। इन दोनों पार्ट को प्लस कर दो, कितना हो गया टोटल प्लस के, 52 में से ये 50,000 इस वाले पार्ट का माइनस का है, माइनस कर दो। 52 में से 50 माइनस करोगे, कितना पैसा बचेगा तुम्हारे पास, 2,000। इसे लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश, 2,000 बच गए तुम्हारे पास, ये 2,000 लिख देना। उसके बाद आओ यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा है, ओपनिंग वाला 15,000, तो 15,000 इसके नीचे लिखो, प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा तुम्हें, 15,000। इस 15,000 को इसमें ऐड करोगे, तो 15,000 और 2,000 ऐड करके टोटल बैलेंस, टोटल कितना हो गया हमारा, 17,000। वो 17,000 बच्चों इससे मैच होना चाहिए क्लोजिंग कैश बैलेंस से। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है, तो मैच हो गया ना हमारा, देखो 17,000 आ गया, इसे बोलेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हमें डाटा वगैरह दे रखा है, इससे निकालना क्या है, नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट इन्वेंट्री रेशियो। इन्वेंट्री रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो का, सब लोग बताओ जल्दी फटाफट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, 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 सबको याद हो गया क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं बच्चों, क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दे नहीं रखा, कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्या निकालोगे तुम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालता हूँ, क्या निकालूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
पहले फॉर्मूला लिख दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन है नहीं, तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रख दो वैल्यू। भाई ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है बच्चों 65,000, तो मैं लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक की जगह 65,000 प्लस परचेज परचेज की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3,40,000, तो मैं परचेज की जगह रख देता हूँ 3,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 50,000 रुपये, तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैं रख देता हूँ 50,000 रुपये, माइनस करना है। इन दोनों को प्लस करूँगा, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसमें से 50,000 माइनस कर दूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ जाएगी 3,55,000। अब ये तो मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया, 3,55,000 मिल गया हमें ये, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ चाहिए एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके उनका क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बना फिर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। रख दो वैल्यू, एवरेज निकालो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 65, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 50, इन दोनों को ऐड 65 ये है और 50 ये है, तो मैं कर देता हूँ। देखो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, ओपनिंग वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 65 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 50,000 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 57,500, कितना जगह 57,500, ये भी आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। अब तो निकल ही जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना निकला ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,55,000, इसको ऊपर रख दो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना निकला 57,500 नीचे रख दो, ठीक है। 2 0 से इस 2 0 को काट दो, फिर इससे इसको डिवाइड कर दो, ये इसका आंसर टाइम में आएगा। टर्नओवर की बात हो रही है, टर्नओवर का आंसर टाइम में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे काटोगे तो आएगा 6.17 टाइम। अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें निकालना क्या क्या है, द फॉलोइंग कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या क्या कंप्यूट करना है, देखो क्या क्या कंप्यूट करना है। वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है, यही 3 निकालना है इससे, ठीक है बच्चों। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा, टर्नओवर होगा यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फॉर्मूला अभी क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक दे रखी है ना क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देना, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लो, वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। वैसे फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अभी कराया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए इसमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, सिर्फ परचेज और परचेज रिटर्न दे रखा है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें परचेज हमें कितना दे रखा है 34,000 और परचेज रिटर्न कितना दे रखा है 750, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। तो देखो कर लिया मैंने, परचेज दे रखा है 34,000, परचेज रिटर्न दे रखा है 750, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 33,250, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया। अब मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स का टोटल करना पड़ेगा अलग से और करंट लायबिलिटीज का टोटल करना पड़ेगा अलग से, उनको आपस में माइनस कर देना है एसेट्स में से लायबिलिटीज को, ठीक है। तो बताओ इसमें से करंट एसेट्स कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पे करंट एसेट्स तुम्हारे कैश हो जाएंगे करंट एसेट्स, ठीक है। डेप्टर तुम्हारे करंट एसेट्स हो जाएंगे, इन्वेंट्री तुम्हारी करंट एसेट्स हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हारे करंट एसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इनसे पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने हैं तो एसेट्स हैं हमारे, ये सारे करंट एसेट हैं। ये भी कैश, डेप्टर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चारों हमारे करंट एसेट्स हैं। और क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं और बिल पेबल को पैसे देने होते हैं, तो ये दोनों बच्चों हमारे करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट एसेट में इन चारों को जोड़ लो, कैश को, डेप्टर को, इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, इन चारों को ऐड कर लोगे तो करंट एसेट आ जाएगी। कितनी कितनी वैल्यू है 25,000, 12,000, 8,000, 2,000, ऐड कर लो। देखो
करंट एसेट्स, कैश को ऐड करोगे, डेप्टर्स को ऐड करोगे, इन्वेंट्री को ऐड करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करोगे। कितनी कितनी वैल्यू इधर की है, 25,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000। भाई इन चारों को ऐड कर लोगे, टोटल करंट एसेट 47,000। ठीक है। अब चाहिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इनको पैसे देने हैं। पैसे किस किसको देने होते हैं बच्चों, क्रेडिटर को देने हैं पैसे, बिल पेबल, ये दोनों हमारी करंट लायबिलिटीज है। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 12,000 ये है, 3,000 ये है। इसका मतलब करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर और बिल पेबल को ऐड करना है। 12,000 ये है, 3,000 ये है, दोनों मिला के कितने रुपये पे करने हैं, 15,000 रुपये। ठीक है। ये आ गई हमारी टोटल करंट एसेट, ये आ गई हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का पता चल गया तुम्हें, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर लेते हैं। यानी 47,000 में से 15,000 क्या कर देंगे, माइनस। तुम्हारी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स का टोटल हमने कितना किया, 47,000, माइनस करंट लायबिलिटीज़ का टोटल हमने कितना किया, 15,000। तो करंट एसेट के टोटल में से करंट लायबिलिटीज़ के टोटल को माइनस कर देंगे, तो हमारा वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,000। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या बताया अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो अभी निकाला था हमने, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था, 33,250। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कितना निकाला अभी, वर्किंग कैपिटल निकाला हमने 32,000। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था, 33,250, और वर्किंग कैपिटल कितना निकाला, 32,000। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.03 टाइम। ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या निकालना हमें, दूसरा निकालना हमें क्विक रेशियो। क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, तो करंट एसेट्स में से क्या दो चीज़ें माइनस करते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, माइनस। तो करंट एसेट का टोटल हमने अभी कितना किया था, 47,000। तो ये करंट एसेट की जगह 47,000 रख दिया, माइनस क्या करना है, स्टॉक। स्टॉक इन्वेंट्री को बोलते हैं। देखना इन्वेंट्री दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री दे रखा है 8,000 रुपये, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे रखा है हमें कितनी, 2,000 रुपये। तो ये दोनों माइनस करने हैं। तो इसका मतलब है कि 47,000 में से 8,000 रुपये का इन्वेंट्री स्टॉक और 2,000 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों माइनस करने हैं। तो हमारा क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा, 37,000। इसके बाद निकल ही जाएगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्या बताया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब देखो यहाँ पे क्विक एसेट्स कितना है, 37,000। तो ये तो 37,000 यहाँ लिख देना। और करंट लायबिलिटीज़ का टोटल अभी हमने ऊपर किया था, कितना किया था वो, करंट लायबिलिटीज़ का टोटल हमने अभी किया था, यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटीज़ का टोटल हमने 15,000 किया था। कितना किया था, ये दोनों मिला के करंट लायबिलिटीज़ कितने के थे, 15,000 के। तो करंट लायबिलिटीज़ हमें मिल गया 15,000 रुपये। तो अब 3 0 से 3 0 काट दो, फिर 15 को डिवाइड कर दोगे 37 में, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.46 रेशियो 1 अपनी तरफ से लगा दो। तो क्विक रेशियो का आंसर आ गया 2.46 रेशियो 1। अच्छा, अगला चीज़ क्या निकालना है बच्चों इसमें, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर तो वही होता है, अभी निकाला हमने। स्टॉक टर्नओवर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अभी निकाला था हमने, यहाँ पे देखो पीछे परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके निकाला था, अभी ये निकाला है। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके निकाला था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था, 33,250। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह रख दो 33,250। ठीक है। अब चाहिए हमें एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा उनको प्लस करके आधा कर लेते हैं, लेकिन इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ है, तो मैंने कहा फिर इसी को ले लेंगे, आधा नहीं करेंगे। ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया होता तब तो प्लस करके हाफ कर लेते, लेकिन इन्वेंट्री दिया हुआ तो सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू ले लेंगे। कितनी इन्वेंट्री, 8,000। तो सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू लेंगे, हाँ एवरेज इन्वेंट्री नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री ले लेंगे 8,000। इसको इससे काट देंगे, फिर इससे डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 4.15 टाइम। इस तरह से हमारा 2023 का पेपर भी ख़त्म।